और अब शुरुआत करते हैं खबर रफ्तार से विस्तार से। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिम्स्टेक समिट 2022 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। पीएम मोदी ने 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शिरकत की। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है। इसीलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। आज हम अपने समूह के लिए संस्थान वास्तुकला विकसित करने के लिए बिम्स्टेक चार्टर अपना रहे हैं। हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बिम्स्टेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। हम आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता पर एक संधि भी करने जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से विस्तार में अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया तो दूसरी तरफ कैंप पर पेट्रोल बम से हमला करने वाली महिला की पहचान हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 लोकल आतंकी मारे गए। ये दोनों आतंकी सिविलियंस की हत्या समेत कई अपराधों में शामिल थे। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ के दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ श्रीनगर के रेनावारी एरिया में हुई। पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की पहचान रईस अहमद भट्ट के रूप में हुई। आपको बता दें कि सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और सेना पर हमले की साजिश रचते रहते हैं। बीते मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक महिला ने सीआरपीएफ के कैंप पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इस हमले का वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुआ था। हालांकि इस महिला की पहचान हो चुकी है और जल्द ही इसे गिरफ्तार करने का दावा सेना की तरफ से किया गया है। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाली महिला की पहचान हो चुकी है। पेट्रोल बम से हमला किया था। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों में अब ला रहे हैं। कमर तोड़ दी है महंगाई ने लोगों की। 9 दिन में 8वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही हैं। देश में पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं। लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 101 रुपए 1 पैसा खर्च करना पड़ेगा और डीजल के लिए 92 रुपए 27 पैसे खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई में 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और डीजल भी 100 के पार हो गया है। यहाँ 100 रुपए 10 पैसे के हिसाब से डीजल मिल रहा है। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ 110 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुँच चुके हैं और डीजल के दाम 95 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पहुँच चुके हैं। चेन्नई में 106 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको खर्च करने होंगे तो डीजल के लिए 96 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको देने होंगे। और अगली खबर 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किए गए बजट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक बजट बताया और 20 लाख नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव देने को साहसिक कदम करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें कोई साधारण दस्तावेज नहीं थे और ये पहली बार हुआ है कि जब स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने 5 साल के भीतर 20 लाख नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव देने का साहस किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के रोजगार केंद्रित बजट से पूरे भारत के युवा खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो ये देखकर खुश हैं कि सरकारें नौकरियों के बारे में बात करती हैं। किसी भी सरकार ने कभी 20 लाख नौकरियों के बारे में बात नहीं की।
भले ही चुनाव नजदीक हो, वहीं विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बजट पर बहस का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर अलग अलग परियोजनाओं को ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार के कार्यों ने शासन पर देशव्यापी बातचीत शुरू की है। जिस तरह से अन्य सरकारों ने स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिकों और मुफ्त बिजली में हमारे काम की नकल की है, वो भी रोजगार पैदा करने के लिए मजबूर होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है और वो अपनी अंतिम सांस तक इसे सशक्त और इसके उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। एक मिनट पूरी रिपोर्ट। अगली खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर नाबार्ड की बैठक हुई। बैठक में नाबार्ड के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा निवास पर नाबार्ड की बैठक हुई। नाबार्ड अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 की प्लानिंग में 1,61,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार है। ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार भी 72 घंटों में किसानों के खातों में पेमेंट पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ के मसले पर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई बात नहीं हो पाई, चंडीगढ़ हरियाणा से छिन नहीं सकता। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि अगर चुनावी घोषणाएं की तो उन्हें अपने दम पर पूरा करें। गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री से 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल का ये बयान सामने आया। तो 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। अगली खबर है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जुड़ी हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कैथल जिले के पुंडरी हलके में विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पुंडरी हलके के लिए 38 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि प्रदेश में विकास के पहिए को थमने नहीं देंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोजगार के सवाल पर जवाब दिया। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि जो हमारा टारगेट है हरियाणा प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का, हमने पिछले वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ का नया निवेश प्रदेश में लाने का काम किया। हरियाणा में इन दिनों बुजुर्ग पेंशन को लेकर सियासी घमासान तेज है। बुजुर्गों की पेंशन कटने और सही समय पर न मिलने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कारण बताया और लगे हाथ विपक्ष को भी घेरा। सर्टिफिकेशन की दिक्कत के बिना किसी की हमने पेंशन काटी है। ये तो कांग्रेस का शासन था जब हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को सड़कों पर बैठना पड़ा था। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में तालाबों का मुद्दा जोर शोर से उठा था और इस बार के बजट में तालाबों की सफाई पर जोर देने की बात भी कही गई थी। कैथल की इस खबर के बाद अब बात अंबाला की करते हैं। अंबाला में पाकिस्तान के रहने वाले अली मुर्तजा टूरिस्ट वीजे पर अगस्त 2019 में भारत आया था, जिसे अंबाला पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए 14 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया। अब इसे पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा गया। जासूसी के आरोपों से बरी होने के बाद अंबाला की जेल में 2 साल से बंद अली मुर्तजा आखिरकार अपने वतन वापस लौट चुका है। 26 मार्च को एस्कॉर्ट के साथ सुरक्षा बलों ने अली मुर्तजा को पाकिस्तानी अधिकारियों को सुपुर्द किया। आपको बता दें, अली मुर्तजा अगस्त 2019 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जहां मुंबई से अमृतसर जाते समय अंबाला कैंट से पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद हिरासत में रहते हुए अली मुर्तजा ने एडवोकेट एसके माखन के माध्यम से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए खुद को निर्दोष साबित किया। पाकिस्तान नागरिक अली मुर्तजा का केस मुफ्त लड़ने वाले एडवोकेट एसके माखन ने बताया कि जेल विजिट के दौरान उनकी मुलाकात अली मुर्तजा से हुई, जिसके बाद उन्होंने ये केस लड़ने का फैसला लिया। इसको अमृतसर ले जाया गया विद एस्कॉर्ट। इसको अमृतसर ले जाया गया, जहां पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब वो अपने वतन पहुंच चुका है। बताया जाता है कि अली मुर्तजा कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी पत्नी वहां डेंटिस्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देश में चले जाते हैं और फिर इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं। अब एक वकील ने अली मुर्तजा की लड़ाई लड़ी और उसको उसके वतन वापस भेजा। अब एक खबर रफ्तार के कहर की। पंचकुला में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने एक रेहड़ी चालक और स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हुए। ओल्ड पंचकुला के पास एक तेज रफ्तार कार ने
आगे चल रही स्कूटी और रेहड़ी चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रेहड़ी चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। रेहड़ी चालक को पीजीआई उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं स्कूटर सवार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9:30 बजे माजरी चौक से वो अपने घर सूरजपुर की तरफ जा रहा था। तभी जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल के पास पीछे से तेज रफ्तार से कार ने रेहड़ी और उसे जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि उसे तो हल्की चोटें आईं, लेकिन रेहड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और दोनों को उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां रेहड़ी चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल रेहड़ी चालक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। इस हादसे में कार, स्कूटर और रेहड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। रफ्तार का कहर कई बार खतरनाक साबित होता है, हर बार खतरनाक साबित होता है, इसलिए लापरवाही से बचना चाहिए। अगली खबर पंजाब सरकार को लेकर। पंजाब में सरकार बनते ही भ्रष्टाचार का खात्मा, सरकारी ऑफिसों में ढीला ढाला रवैया सुधारने का काम शुरू हो चुका है। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। खजाना दफ्तर को भेजे आदेश में कहा गया है कि अब एक सीट पर एक कर्मचारी 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। वहीं अफसरों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फाइल में एक ही बार सारे ऐतराज जताएं, जिसमें नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर बताया भी जाए। इसके अलावा अफसर और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे, कोई छुट्टी पर हो तो उसकी जगह किसी दूसरे की तैनाती हो, कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन वाइज हो। इससे कर्मचारियों को अनुभव भी होगा और मोनोपोली की संभावना भी नहीं रहेगी। खजाने में उपलब्ध अष्टांग और टिकटों की गिनती रोज नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। खजाना दफ्तर में कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाए, इन्हें रोज चेक कर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर शिकायत का निपटारा हो। शिकायत दर्ज करवाने के लिए अफसरों के नाम, पद और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर दर्ज किए जाएं। आम जनता, पेंशनर, सीनियर सिटीजन के साथ नरमी से पेश आया जाए। इनके बैठने का इंतजाम हो। किसी किस्म की चूक हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। यानी कुल मिलाकर अब सरकारी सिस्टम की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, सरकार भी ये चाहती है और जनता भी ये चाहती है, लेकिन कई बार ये बहुत आसान नहीं लगता है। अब देखना होगा कि पंजाब में कितनी मुश्किल और आसानी से इसको खत्म किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगली खबर रोहतक से। रोहतक के जिला विकास भवन में नगर निगम पार्षद और नगर निगम अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में हाउस टैक्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। रोहतक जिला विकास भवन में 1.5 महीने बाद नगर निगम के अधिकारी और पार्षदों के बीच बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई और हंगामा भी हुआ। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि हमने कई ऐसे फैसलों को वापस लिया है जिसमें लोगों को परेशानी हुई है। उन्होंने कहा, पिछले दिनों लोगों पर बेतहाशा प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया था, जिसे सभी पार्षदों ने एक मत से रद्द कर दिया है। इसी के साथ बैठक में कई बिल भी पास किए गए। बजट के बारे में था और बजट सभी पार्षदों ने पास कर दिया। उसके अलावा भी बहुत पॉइंट उठे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का था, ताकि जनता को बहुत तकलीफ है। बड़े गलत बिल इशू किए गए, उनको कैंसिल भी किया गया है उसका ठेका ही, और कोशिश की गई है कि भाई इसको ऐसा काम किया जाए कि धरातल पर ठीक हो, ताकि जनता को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। इस बैठक में मेयर मनमोहन गोयल और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि शहर में पानी की व्यवस्था को लेकर भी हाउस की बैठक में चर्चा हुई। टैक्स की बात हो रही थी, अब टैक्स की बात करते हैं टोल टैक्स की। 1 अप्रैल से केएमपी एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। HSIIDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों को कैटेगरी में बांटकर नई दरें तय की हैं। ये दरें 31 मार्च रात 12 बजे से लागू होंगी। जनता पर महंगाई का चौतरफा हमला जारी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता त्रस्त है। हाल ही में घरेलू सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई के इस दौर में जनता का जीना दुभर हो गया है। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल से केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर निकलेंगे तो आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि HSIDC ने NHAI के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है। इस फैसले पर जनता की राय भी जान लीजिए। हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन लगता नहीं महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा। आम जनता के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है और सारा जो सिस्टम यही डिपेंड करता है। अगर टोल बढ़ा रही हो आप, जनता तो पहले ही परेशान है, बाकी इससे ये जनता पे एक तरीके से एक के बाद एक महंगाई की मार है और इससे सरकार की जो है, इसको सरकार को सोचना चाहिए। सभी
सभी वाहनों के लिए 8 से 10% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। कार, जीप और वैन पर करीब 15 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है, लेकिन इस फैसले से जनता में भी नाराजगी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम तो टोल टैक्स का महंगा होना लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। अगली खबर भिवानी से है। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। स्टेट विजिलेंस ने नगर परिषद चेयरमैन और ईओ को गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाला मामले में कार्रवाई जारी है। स्टेट विजिलेंस टीम ने करोड़ों रुपए के घोटाले से जो पर्दा उठाया है, उसके बाद कई सवालिया निशान उठे। हालांकि अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। मंगलवार को स्टेट विजिलेंस की टीम ने आरोपी चेयरमैन और ईओ को गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि मार्च के पहले हफ्ते में भिवानी के एसपी को नगर परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत दी गई थी। इस पर एसपी ने इकोनॉमिक सेल को जांच सौंपी। पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने कार्रवाई करते हुए एक्सिस बैंक मैनेजर नितेश समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी बैंक मैनेजर ने करीब 12 करोड़ रुपए नगर परिषद के खाते से ट्रांसफर किए थे, जिसके बदले तीनों आरोपियों को 12-12 लाख रुपए कमीशन भी मिला। करोड़ों रुपए के इस चेक घोटाले को लेकर कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए कि इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन भी किया। और अब नशे की बात करते हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला ने यमुनानगर के रादौर में बड़ी कार्रवाई की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती कर रहे एक तस्कर को दबोचा। हरियाणा में इन दिनों नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते यमुनानगर जिले के रादौर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। 200 अफीम के पौधों के साथ आरोपी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रादौर से सामने आई इन तस्वीरों में अवैध अफीम की खेती साफ दिखाई दे रही है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरीक्षक केवल सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि रादौर क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर जाल बिछाया गया तो खेड़ी लखा सिंह में सचिन नाम के व्यक्ति को मामले में सम्मिलित पाया गया। खेत में अफीम के पौधे उगाए हुए थे, जो लगभग 200 पौधे उसने अपने खेत में उगाए हुए थे। तो टीम ने मौके पर मजिस्ट्रेट को बुलाकर कार्रवाई की है, उन पौधों को उखाड़ा गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए रादौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खेतों में 200 अफीम के तैयार पौधे पकड़े गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरीक्षक केवल सिंह का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रही। नशे के कारोबार को हरियाणा में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। अब अगली खबर है करनाल से। करनाल जिले में बड़े स्तर पर सरकारी विभागों में तबादले किए गए हैं। एक दिन में करीब 168 कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए। करनाल जिले में बड़े स्तर पर तबादले हुए। जिले के सरकारी विभागों में महज एक दिन में ही करीब 168 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। जिले के सभी तहसीलों और खंड विकास कार्यालयों में बड़ा बदलाव किया गया। वहीं डीसी अनीश यादव ने इन तबादलों को रूटीन में तबादले बताया। जो काफ़ी टाइम से एक स्थान पे थे, जिनकी पोस्टिंग थी, उनको रूटीन में ट्रांसफ़र करते हुए एक ब्लॉक से, एक तहसील से दूसरे खंड या दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र करा गया है। नहीं, देखिए, ये तो रूटीन मैटर रहता है ट्रांसफ़र का। तो हर एक एम्प्लॉई जब ज्वाइन करता है सर्विसेज में तो उसको पता होता है कि उसकी ट्रांसफरेबल जॉब है। जैसे हम लोगों को पता होता है कि हम एक जिले से दूसरे जिले में जाते। गौरतलब है कि करनाल जिले के सभी तहसीलों और खंड विकास कार्यालयों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिले के उपायुक्त अनीश यादव ने क्लर्क और सेवादार, ग्राम सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर और पटवारी सहित कानूनगो के तबादले किए। बड़ी संख्या में हुए इन तबादलों के बाद से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब सियासत की बात होती है। पंजाब की सियासत गरमाई हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब पाकिस्तान की सियासत गरमाई हुई है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां की सियासतदान अक्सर भारत को धमकी देते रहते हैं, आजकल अपनी सरकार बचाने के प्रयास में जुटे हैं, तो कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब में मुख्यमंत्री बदल दिए गए सरकार बचाने के लिए। अपनी सरकार और पार्टी से पकड़ खोते जा रहे इमरान खान ने जहां कभी विपक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जड़े, तो वहीं विपक्ष ने इमरान खान की राजनीति को स्तरहीन कहा। इसी बीच इमरान का इस्तीफा न देना चर्चाओं में तो रहा, लेकिन पाकिस्तान की संसद में इमरान अविश्वास प्रस्ताव के सामने बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आते हैं।
पीएम इमरान खान को बहुमत के लिए 172 सांसदों के वोट की जरूरत है, लेकिन उनके पास फिलहाल 155 सांसदों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विपक्षी दल PMLN की नेशनल उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पीएम पर निशाना साधा। एक रैली में मरियम ने कहा कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पाँव रख लेती है। इमरान खान जनता की नहीं अपनी सोच रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी इमरान को कायर कहा और कहा कि वो हमारे सामने अब टिकेंगे नहीं। इमरान खान ने ऐलान किया कि उनकी सरकार 5 साल पूरे करेगी। ऐसे में देखना होगा किसके दावे सच होते हैं, किसके दावे फेल साबित होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी अभी बाकी है। पाकिस्तान में सियासी संकट है इमरान खान के लिए, तो वहीं सियासत गरमाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में आर्थिक संकट हर दिन बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब तो लोगों को खाने पीने की वस्तुएं लेने के लिए भी प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ रहा है। श्रीलंका में लगातार गहराते आर्थिक संकट और जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। श्रीलंका में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। करीब 2.2 करोड़ आबादी वाली श्रीलंका की इकोनॉमी पहले से मुश्किल में थी। चीन के कर्ज जाल में फंसकर यहां अब हालात और भी बेकाबू हो गए। दूध, ब्रेड, चीनी, चावल जैसे रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान में पहुंच गए हैं। आबादी के बड़े हिस्से के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। आलम यह है कि स्कूल की किताबें छपवाने के लिए इस देश के पास कागज तक नहीं। श्रीलंका में करीब 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना है। सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। भारी कर्ज के बोझ तले श्रीलंका में हरी मिर्च की कीमत 700 रुपए प्रति किलो है। श्रीलंका में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो देश में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई है। तो महंगाई बढ़ती श्रीलंका के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है लेकिन अभी फिलहाल कंट्रोल में है और लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द ही उम्मीद है कि महंगाई से निजात मिलेगी। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट खबर रफ्तार से और विस्तार से में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक।